गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का जो लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन 2 हमने कल स्टार्ट किया था, उसी को आज हम आगे करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका और जो बेल्जियम की जो जातीय बनावट वो काफ़ी जटिल है। और आज हम बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इस जातीय बनावट को देखते हुए अपने देश में जो सत्ता की समझदारी दिखाई वो किस प्रकार से दिखाई। तो पहले बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यावाद की, कि श्रीलंका में जो काम किया वो किस प्रकार से किया गया। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद इसको बोला गया था। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था और सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब कल की आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंहली और तमिल दो समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो सिंहली समुदाय की संख्या जैसे मैंने बताई थी कि 74% है, तो उनके ज्यादा होने के कारण उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन को पर प्रभुत्व जमाना चाहा। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। यानी कि यहाँ की जो सरकार उसने क्या किया, सिंहली समुदाय को ज्यादा महत्व दिया, उसकी बहुसंख्या जो थी उनकी संख्या ज्यादा थी, उसके लिए उनके विकास के लिए उनकी ओर ध्यान देने के लिए अधिक कदम उठाए। इसके बाद 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को कोई महत्व नहीं दिया गया। अब एक और कानून कब बना, 1956 में एक कानून बना जिसमें क्या किया गया कि तमिल को कोई महत्व नहीं दिया गया, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। कब, 1956 में सिंहली को क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। यानी कि हर जगह पर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उन सब में किसको महत्व दिया गया, सिंहलियों को महत्व दिया गया। नए संविधान में बौद्ध मत को सरकार ने संरक्षण और बढ़ावा दिया। अब आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि जो सिंहली थे वो ज्यादातर किस धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे। तो इसी की ओर सरकार ने, इसी को बचाने के लिए सरकार ने और बढ़ाने के लिए सरकार ने योगदान दिया, संविधान ने योगदान दिया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। अब जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो प्रश्न यहाँ पर बनता है किस प्रकार से बनता है कि जो श्रीलंकाई जो तमिल थे उनकी नाराजगी का क्या कारण था, उनके उनको लेकर बेगानेपन को कैसे बढ़ाया गया। तो आप ये बता सकते हैं कि इन सब कारणों से तो सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, नौकरियों में विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को महत्व दिया गया, इसके अलावा बौद्ध मत का संरक्षण किया गया। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, तमिल जो थे वो दरकिनार कर दी गई, उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। केवल किसको महत्व दिया गया था, सिंहली लोगों को महत्व दिया गया था। इन सभी कारणों से तमिलों को लगने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। अब तमिलों के मन में क्या सवाल उठने लगे कि उनको तो कोई महत्व दिया ही नहीं जा रहा, केवल बौद्ध धर्म के लोगों को, सिंहलियों को ही महत्व दिया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों में भी उन्हीं का महत्व ज्यादा है। उन्हें लगा कि उन्हें राजनीतिक अधिकारों, नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। अब ऐसी कंडीशन देश में जैसे स्थापित हो गई और इन सब कारणों से क्या हुआ, तमिल और सिंहली समुदाय में आपस में क्या हो गया, संबंध बिगड़ने लगे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। अब यहाँ पर भी जैसे आप प्रश्न बना सकते हैं कि श्रीलंकाई तमिलों ने क्या किया, किस प्रकार के कदम उठाए। तो उन्होंने क्या क्या किया, एक तो उन्होंने अपनी अलग से राजनीतिक पार्टियां बना ली, तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों को लेकर मांग की। और जो क्षेत्रीय स्वायत्तता होती है वो क्या होती है कि अपने क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता मांगना। अब श्रीलंका में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो श्रीलंका का ज्यादातर हिस्सा था, 74% जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, सिंहली थी। इसलिए तमिलों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। तमिलों ने क्या मांग की कि उनको उनके क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाए, वो अपने क्षेत्र में जो चाहे उस प्रकार से अपने काम करें। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय स्वायत्तता इसको कहते हैं। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग, जिसको इलम कहते हैं, श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। अब इस स्थिति के कारण क्या हुआ, जो लगातार ऐसी कंडीशन चलती रही देश में, तो 1980 के दशक में क्या हुआ, उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका का जो भाग है वो किसका है, उसमें ज्यादातर कौन बसे हुए हैं, उसी क्षेत्र में श्रीलंकाई तमिल बसे हुए हैं। तो वहां
पर ज्यादा राजनीतिक संकट बने और टकराव की स्थिति ऐसी इस स्थिति में बदल गई कि वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध भी हम आगे करेंगे। जैसे शब्द संकलन आपका है कि देश के अंदर ही जब टकराव बढ़ जाता है दो संगठनों में या दो पार्टियों में, तो उसकी वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। इसके बाद देखें कि श्रीलंका में जो लोग हैं वो किस प्रकार से बसे हुए हैं। तो एक बार ध्यान दें आप, यहाँ पे जो ये वाला जो क्षेत्र है जो डॉटेड में मैंने आपको दिखाया, यहाँ ये सबसे ज्यादा जो बसा हुआ क्षेत्र ये है सिंहली का, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन लोग बसे हुए हैं, सिंहली बसे हुए हैं 74%। अगर आप देखें ऑरेंज कलर से जैसे मैंने दिखाया है आपको डेस्ट लाइनदार उस शेड से, तो ये श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि श्रीलंका के जो मूल तमिल थे, मूल निवासी थे, वो यहाँ पर, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा विरोध इन चीजों का किया था। जो भी काम सिंहलियों ने किया उन सबका विरोध इन्होंने किया था। इसके बाद जो ये आप देख रहे हैं बीच बीच में जो पैचेज बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये और ये भारतीय वंशी तमिल है, यानी कि जिनके पूर्वज, कल मैंने आपको बताए थे, जिनके पूर्वज कहाँ के, भारत के हैं, और ये यहाँ पर बसे हुए हैं। और जो डॉटेड में आप देख रहे हैं डार्क कलर में, वो सारे क्या है, मुसलमान हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, वो ज्यादा संख्या है किसकी, सिंहलियों की है। इसी कारण से क्या हुआ था, तनाव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। इसके बाद ये तो थी श्रीलंका की बात। अब बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी की। बेल्जियम में क्या किया गया, जैसे बेल्जियम में कल मैंने आपको बताया था कि वहां पर डच और जो फ्रेंच भाषा के लोग थे उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि जो डच है वो उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, जबकि फ्रेंच है, डच तो 59% है जबकि फ्रेंच है वो केवल 40% है। लेकिन अगर ताकत की बात करें, पैसे की बात करें, तो किसके पास जाता था, फ्रेंच लोगों के पास जाता था। तब देखिए यहाँ पर क्या किया सरकार ने, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, यानी कि यहाँ के नेताओं ने क्या किया, ये नहीं कि एक धर्म को महत्व दे, एक ही जाति को महत्व दे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबके लिए बराबर जो विविधता थी उसको स्वीकार किया, सबको इक्वल मानने के लिए इन्होंने प्रयास किए। 1970 और 1993 के बीच, ध्यान दे कब, 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ये संशोधन काफी महत्वपूर्ण थे। कितने संशोधन किए गए, 4 संशोधन किए गए। उन्होंने देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न होने दिया। और बेल्जियम के मॉडल की बात करते कि जो मॉडल उन्होंने तैयार किया सब लोगों को इक्वल लाने का, बराबर रखने का, तो वो मॉडल क्या था, ये काफी महत्वपूर्ण मॉडल है जिसको एक मिसाल के तौर पर आज भी विश्व में जाना जाता है। तो ध्यान दें, सबसे पहला इस मॉडल की क्या विशेषता थी, ये आपका एक बड़ा प्रश्न भी जैसे बनेगा। सबसे पहला तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि चाहे डच ज्यादा चाहे फ्रेंच संख्या चाहे किसी की ज्यादा हो, वो नहीं देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा कि मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी केंद्र सरकार में। यहाँ पर केंद्र सरकार की बात मैं कर रही हूँ, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी, तो वहां पर दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसद का बहुमत हो, जब दोनों की सहमति होगी डच और फ्रेंच की, तभी कोई नया कानून बनेगा, कोई नया विशेष कानून बनेगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां थी वो किसमें बांटी थी, 2 क्षेत्रीय इलाकों में बांटी थी। केंद्र सरकार में इतनी शक्तियां नहीं थी, किसमें ज्यादा, कौन ज्यादा ताकतवर था, क्षेत्रीय सरकारें, और 2 क्षेत्रों में बांटती। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था डच जैसे फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, वेलोनिया इलाके में जैसे कि फ्रेंच रहते हैं, तो 2 इलाकों में बांटती। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं राजधानी की। राजधानी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर राजधानी में क्या थे कि 80% क्या थे, फ्रेंच थे, जबकि 20% क्या थे, डच थे। तो इसमें क्या किया गया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व तो समान है, क्योंकि फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया और डच भाषी लोगों ने केंद्र में इसे स्वीकार किया। अब अगर देश की बात करें तो कौन ज्यादा था, मैंने आपको बताया था डच ज्यादा थे। लेकिन अगर ब्रुसेल्स राजधानी की बात करें, बेल्जियम की राजधानी की, तो वहां पर कौन ज्यादा थे, फ्रेंच। तो ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच लोगों ने स्वीकार किया कि वो डच को भी अपने बराबर मानेंगे, और इसी प्रकार डच ने केंद्र में क्या स्वीकार किया कि वो यहाँ पर फ्रेंच लोगों को अपने इक्वल मानेंगे, अपने बराबर मानेंगे। तो दोनों में क्या हुई है, समझदारी इन दोनों ने दिखाई। इसके बाद देखिए अगली जो विशेषता थी वो क्या थी,
केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, और वो तीसरा स्तर कौन सा था? सामुदायिक सरकार का। जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक सरकार क्या है, तो देखिए क्या है सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, और इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। अब बात करती हूँ मैं सामुदायिक सरकार की, तो जैसे कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग डच हैं, फ्रेंच और जर्मन भी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 1% है, तो उनको अधिकार दे दिया गया कि वो अपने इस क्षेत्र में या जो चाहे वो अपनी संस्कृति अपना सकते हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो रख सकते हैं, और जो भाषा चाहे वो रख सकते हैं। ये फैसले लेने का अधिकार इनको अलग से दे दिया गया, डच को अलग से, फ्रेंच को अलग से, और जो जर्मन थे उनको अलग से दे दिया गया। ये थी सामुदायिक सरकार। तो 3 स्तर की सरकारें थी। इसके बाद बात करते हैं कि बेल्जियम के मॉडल की विशेषताओं के कारण ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। EU यूरोपियन यूनियन जैसे इसको कहा जाता है, तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ब्रुसेल्स में। क्यों? क्योंकि जो बेल्जियम का मॉडल था, मैंने आपको बताया, वो एक बहुत ही बड़ी मिसाल था पूरे विश्व के लिए। तो जो यूरोपियन देशों का जो संघ है, इसमें 15 सदस्य जैसे व्यापार के लिए सदस्य बने हुए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में ही, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया है। इसके बाद आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो एक बार ध्यान दें। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था? जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी मैं नोट्स आपको दिखाती हूँ तो उसमें अंडरलाइन करती हुई चलती, तो आप देखेंगे तो ये आपको मैंने बता दिया है। सिंहली भाषा को श्रीलंका में राजभाषा कब बनाया गया? 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? पहले आप छोटे देख लें कि कौन कौन छोटे रहेंगे। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर? अभी जैसे मैंने आपको बताया, और क्यों ये भी मैंने आपको बताया। श्रीलंकाई तमिल अलगाव क्यों महसूस कर रहे थे? या फिर श्रीलंकाई तमिलों में नाराजगी बढ़ने के कारण क्या थे? या फिर इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बन सकता है, श्रीलंका में 1956 में तमिलों को दरकिनार करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए? तो इन तीनों ही प्रश्नों का जो उत्तर आपका सेम रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ से लेकर आपका जो यहाँ तक आंसर वो इसी का है। 1956 में जो कानून बनाया गया उसमें क्या क्या किया गया, ये सारे ही जो आंसर आपके, सारे जो क्वेश्चन उनका आंसर ये सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, सरकार की बहुसंख्यावाद की नीतियों के प्रति तमिल लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी कि तमिलों ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई? तो यहाँ से आपका, जैसे मैंने आपका दिखा भी रखा, क्वेश्चन नंबर 6 का आज का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ तक रहेगा कि उन्होंने क्या किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा जो बेल्जियम के मॉडल की जो मुख्य बातें थी वो क्या कहती थी। तो जैसे 4 बातें हमने करी अभी, तो वो चारों आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद 2 आज आपके शब्द संकलन रहेंगे, बहुसंख्यकवाद और गृह युद्ध। बहुसंख्यकवाद का था जो श्रीलंका में जो हुआ था, किसी देश के बहुसंख्यक समूह की यह मान्यता कि वह देश की सत्ता को अपने अनुसार चला सकते हैं तथा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को अनदेखा कर सकते थे। इसको क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद। यानी कि जब संख्या में जो लोग ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो अपने अनुसार जब सत्ता चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बहुसंख्यावाद। अब जैसे मैं भारत की बात करूं, आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर भारत में हिंदू अपनी मनमर्जी चलाने लग जाएं, सब कुछ अपने हिसाब से करें, क्योंकि हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा है, तो अगर ऐसा हिंदू भी करते तो उसको हम क्या कहेंगे कि भारत में क्या? बहुसंख्यावाद। लेकिन ऐसी कंडीशन भारत में नहीं है। इसके बाद गृह युद्ध की बात करते हैं, जो श्रीलंका में शुरू हुआ था। किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि युद्ध सा लगे, तो उसको क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ था, किसके बीच? जो सिंहली थे वो और श्रीलंकाई जो तमिल थे उनके बीच हुआ था। इसके बाद बात करते हैं सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया, जो सामुदायिक सरकार, वो तीसरे स्तर की सरकार बेल्जियम में थी। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हैं सामुदायिक सरकार का। तो ये आज आपका रहेगा फेयर नोटबुक का होमवर्क। और एक और बात है, सभी बच्चे लेसन को कृपा करके ध्यान से पढ़ें, साथ साथ पढ़ते हुए चले, ताकि आप और भी अच्छे से इन चीजों को समझ सकें। थैंक यू।